नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका पहला पार्ट है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मानव शरीर स्वास्थ्य वाला। ये वाला जो टॉपिक चल रहा था इसका पहला पार्ट यदि आपने नहीं देखा हो तो साइड में आई बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर सेकेंड, जहाँ पर हम इसके आगे की चीज़ें कवर करेंगे। पहले वाले पार्ट में हमने इस बात किया था कि इसमें दो ही पार्ट में चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी कोर्स में चीज़ें हैं, तो ये दो पार्ट में नहीं, इसका थर्ड पार्ट भी देखने को मिलेगा। आज जो हम बात करेंगे वो रक्त और परिसंचरण तंत्र से कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद एक और तंत्र है उसकी भी बात करेंगे, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं उन सभी की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी कोर्स में अभी तक हम ये सारी चीज़ें साइंस में करा चुके हैं। जितने चैप्टर आप देख रहे हैं फिजिक्स वगैरह के भी और बायो के भी स्टार्ट कर चुके हैं। वो सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, हैंड रिटन नोट्स के रूप में भी, और क्वेश्चन भी लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं, और बाकी इसी वीडियो के कमेंट में भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रक्त और परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले जो परिसंचरण तंत्र है वो है क्या, तो आप कहेंगे सो सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने और वापस लाने वाला तंत्र होता है। एक आप कहेंगे हृदय से आपका जाता है रक्त शरीर के अलग अलग अंगों में, वहां से भी लौट करके आता है। तो ये जो तंत्र है वो हृदय, रक्त वाहिकाएं हैं, जिसमें रक्त वाहिकाओं में धमनियां, सिराएं, कोशिकाएं और साथ ही साथ लसिका वाहिनी इनसे मिलकर के बना होता है, केशिकाएं। मुख्य कार्य क्या होता है परिसंचरण तंत्र का, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, हार्मोन का परिवहन करना, और अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर ले जाना, और शरीर का जो तापमान है और जो पीएच बैलेंस करना वो भी इसके कार्य में जो है वो आता है। इसके अलावा परिसंचरण तंत्र की खोज की बात करें तो नाम किसका देखने को मिलता है, विलियम हार्वे का। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है वो की थी। परिसंचरण तंत्र के प्रकार में दो टाइप देखने को मिलते हैं, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो नाम में ही खुला है, खुला का मतलब यह है कि इसमें रक्त वाहिकाओं से बाहर शरीर गुहा में बहता है। आपको पता है ना, हमारे जो हाथ हैं उनमें या हमारे शरीर में पूरे धमनियां, सिरा वगैरह होती हैं, उसी के थ्रू आपका, उसी के अंदर आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है। पर जो जीव कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं ना, उनमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है। उनमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। मतलब पूरा एक तरीके से पूरा, जैसे एक टंकी होती है ना उसमें पूरा ब्लड भरा है, वैसे उनके शरीर में पूरा ब्लड भरा रहता है। तो इसमें रक्त वाहिकाओं से बाहर शरीर गुहा यानी बॉडी कैविटी में ही बहता है, और रक्त ऊतकों से सीधा संपर्क करता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए इसमें जो खुला परिसंचरण तंत्र है इसमें कीट हो जाएंगे, झींगा हो जाएगा, घोंगा आ जाएगा आदि। तो ये आपका हो जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, जो कि आपको मानव में देखने को मिलता है। तो इसमें रक्त केवल रक्त वाहिकाओं के अंदर ही बहता है। रक्त वाहिकाएं क्या, तो आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरीज हो गया, इसके अंदर बहता है। रक्त और ऊतकों के बीच संपर्क जो होता है वो केवल केशिकाओं यानी कि आपका कैपिलरीज के द्वारा जो है वो होता है। एग्जाम्पल जो होगा इसमें मनुष्य आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, मछली आ जाएंगे, एक प्रकार से बड़े जीव जंतु जो है वो इसमें आ जाते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। वो बाकी मनुष्य तो इसमें आते ही है। इसमें जो रक्त होगा वो इस तरीके से देखने को मिलेगा, बंद, और यहाँ पर देखेंगे तो पूरा फैला हुआ है। इसमें इस टाइप से एक प्रकार से पाइप में जो है उसके अंदर अंदर बहते हुए आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं रक्त को लेकर, तो रक्त आपका एक लाल रंग का द्रव है जो शरीर में परिसंचरण करता है। ये जो आप देख रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस जो मेन पर्टिकुलर टॉपिक है उसके अंतर्गत इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। तो रक्त आपका एक लाल रंग का द्रव है जो शरीर में परिसंचरण करता है। ये आपका एक तरल संयोजी ऊतक होता है, और जिसको हम कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पीएच मान की बात करें तो रक्त का काफी पूछा जाता है, 7.4 होता है, और ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। आपको पता है कि 7 आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, इससे आप जैसे से कम की तरफ बढ़ेंगे वो अम्लीय प्रकृति का होगा, जैसे से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीय प्रकृति का होगा, और 7 पर ही रहेंगे तो उदासीन प्रकृति होता है। कुल मात्रा की बात करें तो वो एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और ये आरबीसी में जो है वो पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन है, अभी आरबीसी वगैरह को अलग से पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे, पर आपको ये बेसिक बेसिक चीजें पहले बता रहे हैं। तो जो हीमोग्लोबिन होता है और लाल का जो रक्त का लाल रंग होता है इसके कारण होता है, और हीमोग्लोबिन आपको आरबीसी में देखने को मिलता है। रक्त के घटक की बात करें तो रक्त के अंतर्गत जो मुख्य तौर पर हम डिवीजन करते हैं, एक प्लाज्मा में करते हैं और एक रक्त कणिकाओं में करते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो लगभग 55% होता है। ये जो प्लाज्मा होता है एक प्रकार से पानी का ही रूप आप कह सकते हैं होता है, और रक्त में आपका घुला रहता है, इधर से उधर चीजों को पहुंचाने का काम कर रहा है। और रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो लगभग 45% होती हैं। अब इन्हीं रक्त कणिकाओं में आपको देखने को मिलता है आरबीसी, उसके अलावा डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स।
आरबीसी वही रेड ब्लड सेल्स, आपकी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और आपकी जो प्लेटलेट्स, इनके बारे में भी डिटेल में भी बात करेंगे। तो ये तीन आपके इस रक्त कणिकाओं के अंतर्गत आते हैं। प्लाज्मा आपका अलग होता है। परिसंचरण तंत्र की खोज से पहले बात कर लेते हैं प्लाज्मा को लेकर के। सबसे पहले हमने यहाँ पर बात किया ना रक्त को लेकर, सबसे पहले प्लाज्मा, जो कि लगभग पूरे हमारे ब्लड में 55% होता है। अब प्लाज्मा को समझिए, तो ये आपका रक्त का तरल भाग होता है। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 55% आपका ये देखने को मिलता है। ये आपका हल्का पीला रंग का होता है और इसमें निम्न पदार्थ घुले रहते हैं। सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, पानी होता है, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि 90 से 92% तक आपका प्लाज्मा में पानी होता है। प्रोटीन की बात करें तो आपका एब्डोमेन, ग्लोबुलिन और आपका फाइब्रिनोजन होगा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण वगैरह, हार्मोन है, विटामिन है, अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, ये सब आपको प्लाज्मा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? प्लाज्मा का कार्य होता है पोषक पदार्थों, जिसमें हार्मोन, लवण और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर में परिवहन करना। परिवहन मतलब वही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब जैसे मान लीजिए अब ये किडनी की हम बात कर लेते हैं, तो जितना भी अशुद्ध रुधिर छन्ने के लिए वहां पर जा रहा है, जिसमें से सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो सब निकल रहा है, छन्ने का काम है, तो एक जगह से दूसरी जगह जा तो रहा है, तो वो आप कहेंगे कि एक प्रकार से परिवहन का काम जो है ये प्लाज्मा का होता है। अब कुछ यहाँ पर चीजें जो देखी, इसको सुपरटेट के महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पर देखते हैं। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। वयस्क मनुष्य में अगर बात करें रक्त की कुल मात्रा, तो 5 से 6 लीटर होती है। रक्त आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो होता है। प्लाज्मा आपका लगभग 55% होता है। जो ब्लड आपकी कॉर्पसल्स हैं, रक्त कणिकाएं हैं, वो लगभग 45% होती हैं। रक्त के घटक में प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट, ये सारी चीजें होती हैं, जिसमें आपको मैंने बताया ना प्लाज्मा 55 और ये तीनों मिलकर के 45% देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम हमारे इनके बारे में, प्लाज्मा के बारे में हमने बात कर लिया। अब जो दूसरा टाइप था, जो कि आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। तो रक्त कणिकाएं रक्त का कोशिकीय भाग होती हैं, जो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में जो है वो आपकी निलंबित रहती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी को लेकर के, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो इसके अंतर्गत बात करें तो सबसे अधिक संख्या में ये पाई जाती हैं। ये इसका नाम है एराथ्रोसाइट्स। तो ये इनका आकार जो होता है वो द्विचपटीय गोल होता है, जैसे आप देख रहे हैं ना कंपट टाइप की आती थी। इनमें केंद्रक जो होता है वो नहीं होता है। अभी हम एक चार्ट भी दिखाएंगे जिसमें तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे, तो इनमें केंद्रक नहीं होता है। इनमें हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन ही वही है जो कि रक्त को लाल रंग देता है, इसलिए हमारा ब्लड का रंग लाल जो है वो होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य की बात करें तो ये क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करके फिर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। सबसे पहले क्या करेगा हीमोग्लोबिन, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेगा और फिर इसको ग्रहण करके शरीर के सभी भागों तक पहुंचाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, वापस से फेफड़ों तक ले जाएगा। तो ये हीमोग्लोबिन का मेन कार्य है। निर्माण स्थल कहां पर बनता है? तो आप कहेंगे जो आपका हीमोग्लोबिन है, या आप कहेंगे आरबीसी है, वो आपकी लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो, इसमें जो है वो बनती हैं। इसके अलावा पसलियां हैं, कैसेरुकाएं हैं, पेल्विस हैं, फीमर हैं, इन सभी आदि में भी मेन आपको जब भी देखने को मिलेगा तो लाल अस्थि मज्जा, इतना याद रखिएगा, रेड बोन मैरो, जहां पर ये बनती हैं। निर्माण स्थल है इनका, फॉर्मेशन साइट। जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? तो रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन होता है। ये 120 दिन बाद धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और फिर से नई जो है वो बनने लगती हैं। प्लीहा की बात करते हैं तो ये काम करती हैं इन्हीं आरबीसी का कब्रिस्तान के रूप में। पुरानी या जो भी क्षतिग्रस्त आरबीसी होती है ना, क्योंकि इनका जीवन काल 120 है, जैसे जैसे कंप्लीट होगा, जैसे जैसे क्षतिग्रस्त होंगी, तो जब क्षतिग्रस्त होंगी तो ये जो नष्ट करने का काम करती है वो प्लीहा नष्ट करती है। प्लीहा के द्वारा ही इसको नष्ट किया जाता है, जो क्षतिग्रस्त वाली होती है। इस कारण इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। कुछ तथ्य भी आरबीसी से रिलेटेड, जैसे आरबीसी का जो निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है, जिसी को हमने रेड बोन मैरो बताया आपको। उसके बाद आरबीसी की संख्या सामान्यतः पुरुषों में अधिक होती है और महिलाओं में कम होती है। हीमोग्लोबिन की कमी पर कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये आपका कहते नहीं कि खून की कमी हो गई, कौन सा रोग है, तो वही हीमोग्लोबिन की कमी पूछ ले, खून की कमी पूछ ले, तो एनीमिया रोग। प्रति घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो पुरुषों में लगभग 5 से 6 मिलियन होती है, और महिलाओं में अगर बात करें तो 4 से 5 मिलियन होती है। तो ये हमने पूरा जो देखा वो देखा हमने सबसे पहला आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। फिर नंबर आता है आपका डब्ल्यूबीसी का।
WBC व्हाइट ब्लड सेल्स मेन होता है, शरीर में जो रोगाणु वगैरह होते हैं ना उनसे रक्षा का काम करता है, तो इनका रंग जो होता है वो सफेद होता है, नाम में ही व्हाइट है, इसी कारण इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनमें केंद्रक होता है कि नहीं, तो इनमें केंद्रक आपको देखने को मिलता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं था। इनकी संख्या आरबीसी से बहुत ज्यादा कम होती है, आरबीसी ज्यादा होती है। इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। सैनिक मैंने इसीलिए बताया क्यों कहा जाता है, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता जो है इनके अंतर्गत है, तो इसीलिए शरीर का सैनिक कहा जाता है। कार्य क्या होगा, तो ये रोगजनक सूक्ष्म जीवों से शरीर की रक्षा करती हैं और रोगों से लड़ती हैं। निर्माण कहां पर होता है इनका, डब्ल्यूबीसी का, तो लाल अस्थि मज्जा, लसिका ऊतक और प्लीहा, इनमें इनका निर्माण स्थल देखने को मिलता है। उसमें केवल लाल अस्थि मज्जा ही था, यहाँ पर आपको लसिका ऊतक और प्लीहा भी देखने को मिलता है। इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल मात्र कुछ घंटों का या कुछ दिन का या कुछ वर्ष का, अलग अलग प्रकार के अकॉर्डिंग होता है। तो प्रकार भी इनके होते हैं, और प्रकार कौन कौन से हैं, तो इनके ये 5 प्रकार देखने को मिलते हैं डब्ल्यूबीसी के। पहला है न्यूट्रोफिल, फिर है लिम्फोसाइट, फिर है मोनोसाइट, फिर है आपका इओसिनोफिल, और आपका लास्ट में है बेसोफिल। इसमें से शायद लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल से आपका एक बार कोई क्वेश्चन आया था कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए डब्ल्यूबीसी का कौन सा टाइप जो है उत्तरदायी होता है, इस तरीके का कुछ टाइप का क्वेश्चन किसी एग्जाम में बना था। तो ये आपके हो गए इसके प्रकार। ये हमारा आपको समझ में आ गया डब्ल्यूबीसी, जिसको हम क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट्स। पहले वाले को हमने एरेथ्रोसाइट, और ये है हमारा ल्यूकोसाइट्स। अब तीसरा जो है वो आपका है प्लेटलेट्स, जिसे हम कहेंगे प्लेटलेट्स, या फिर आप कहेंगे प्लेटलेट्स बिम्बाणु, और ये आपका थ्रोम्बोसाइट्स। अब यहाँ पर क्या है, प्लेटलेट्स तो ये सबसे छोटी रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका आकार जो होता है वो अनियमित होता है और टुकड़ों के समान होता है, इनका केंद्रक भी नहीं होता है। सबसे पहले वाले में आपने देखा केंद्रक, इसमें देखा आपने केंद्रक, मतलब पहले वाले में नहीं था, फिर इसमें आपने देखा केंद्रक है, इसमें भी केंद्रक नहीं है। इसकी संख्या के आरबीसी से बहुत कम होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी से बहुत ज्यादा होती है। तो आप तीनों को कंपेयर करके भी एक साथ याद रख सकते हैं। इनका क्या काम होता है, तो प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है, रक्त स्राव को रोकती है। मान लीजिए आपके कट लग जाए हाथ में, तो अगर ये आपके अंदर प्लेटलेट्स जो है अगर नहीं बनेंगे, तो फिर ब्लड लगातार आपका बहता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। इसीलिए जो प्लेटलेट्स होती हैं तुरंत वहां पर जो भी क्षतिग्रस्त जगह आप देखते हैं वहां पर ये थक्का जमाने का काम करती है, जिससे बहता हुआ जो खून है वो रुक जाता है, बंद हो जाता है। रक्त का थक्का क्लॉट जमाने में सहायता करती हैं और रक्त स्राव को रोकती हैं। इनका निर्माण स्थल कहाँ है, तो ये लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, ये भी आपकी है। पहला आरबीसी वाली भी थी, ये भी। इनका जीवन काल कितना होता है, लगभग 7 से 10 दिन का होता है। और इसमें एक विशेष तथ्य में अगर बात करें, तो प्लेटलेट्स में कमी होने पर रक्त का थक्का सही से नहीं बनता है, और सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है प्लेटलेट्स डेंगू रोग में। डेंगू रोग किसी ना किसी जानने वाले में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि जब किसी को डेंगू हो जाता है, कहते हैं उनकी प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। वो प्लेटलेट गिरने का मतलब वही हो गया कि आपका यहाँ पर जो प्लेटलेट की संख्या है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और जब ये कम हो जाएंगे तो फिर रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो ये डेंगू आपको देखने को मिलता है। डेंगू बुखार में रक्त के थक्का जमाने में सहायक कौन सा होता है, कौन सा विटामिन, तो विटामिन के अच्छा होता है। अगर आप इससे संबंधित चीजें लेते हैं तो फिर आपके अंदर ये सुधार देखने को मिलता है। वैसे भी डॉक्टर वगैरह नारियल पानी पीने को बताते हैं। अब हम क्या करते हैं, तीनों की एक साथ तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, जो हमने चीजें अभी पढ़ी उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपका रंग, आरबीसी का लाल होता है, डब्ल्यूबीसी का सफेद होता है, और प्लेटलेट्स आपका हल्का बैंगनी या रंगहीन भी कह सकते हैं। आकार जो होता है आरबीसी का द्विचपटीय गोल होता है, और डब्ल्यूबीसी का बड़ा और अनियमित होता है, और प्लेटलेट्स का छोटे और अनियमित टुकड़े होते हैं। केंद्रक की बात करें तो आरबीसी में होता ही नहीं है, डब्ल्यूबीसी में होता है, और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। संख्या की बात करें तो 45 से 55 लाख होती है, डब्ल्यूबीसी 6000 से 11000 के बीच, और प्लेटलेट्स 1.5 से 4 लाख के बीच। निर्माण स्थल आपका आरबीसी में लाल अस्थि मज्जा, और डब्ल्यूबीसी में लाल अस्थि मज्जा के अलावा लसिका ऊतक और प्लीहा, और अगर बात करते हैं प्लेटलेट्स की तो यहां पर भी लाल अस्थि मज्जा। जीवन काल इनका आरबीसी का लगभग 120 दिन होता है। यहाँ पर सफेद में अगर बात करें डब्ल्यूबीसी में तो घंटों से लेकर वर्षों तक होता है, डिपेंड करता है कौन सा टाइप है, क्योंकि 5 टाइप मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पर अगर प्लेटलेट्स में बात करें तो 7 से 10 दिन तक होता है। मुख्य कार्य अगर बात करें आरबीसी का, तो ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन मैंने बताया था, लाल जो रंग है वो यही मेन उत्तरदायी है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो शरीर की रक्षा करता है, और जो प्लेटलेट्स हैं वो रक्त का थक्का जमाना, रक्त स्राव को रोकने का काम करता है। तो तीनों को कंपैरिजन करके जो आप पढ़ करके आए वो आपके दिमाग में मैंने फिट करके बैठा भी दिया। अब बात करते हैं आगे रक्त समूह को लेकर के, जिसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की सबसे पहले बात करते हैं कि खोज किसके द्वारा की गई, तो नाम देखने को मिलता है कार्ल लैंड स्टीनर।
1901 का समय जिनके द्वारा ABO ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। और लैंड स्टीनर की बात करें और एक विनर है, इन्होंने 1940 के द्वारा RH फैक्टर की भी खोज की। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। वैसे तो कार्ल लैंड स्टीनर ही यही डायरेक्ट पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो कार्ल लैंड स्टीनर का नाम देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं ABO ब्लड ग्रुप की बात। तो ABO में ये आपके चारों याद आते हैं, AB और O, यही चेन मेन चार आपको देखने को मिलते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप में अगर बात करते हैं तो ए जो ब्लड ग्रुप है इसमें आरबीसी पर एंटीजन देखा जाता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी देखा जाता है। देखिए, जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसमें जो एंटीजन होगा वो वही सेम होगा, वो नहीं बदलेगा। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी आपका ए होगा, बी ब्लड ग्रुप है तो बी ही एंटीजन होगा, ए बी अगर ब्लड ग्रुप है तो ए और बी ये आपका एंटीजन होगा, और अगर ओ आपका ब्लड ग्रुप है तो ये आपका एंटीजन भी यहाँ पर इसको इन तीनों को तो आप वही देख रहे हैं, पर यहाँ पर ओ को जीरो से याद रखिए। यहाँ पर अगर ओ ब्लड ग्रुप है, ये देखिए जीरो है, जीरो का मतलब है कोई नहीं, तो यहाँ पर कोई नहीं होता है एंटीजन। ऐसे आप थोड़ा सा ट्रिक से जोड़कर याद रख सकते हैं। अब जब एंटीजन आपने याद कर लिया, फिर आता है एंटीबॉडी प्लाज्मा में। तो जो भी यहाँ पर होगा एंटीबॉडी में हमेशा उसके अपोजिट आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर बी होगा, एंटी बी। यहाँ बी है तो यहाँ ए होगा, एंटी ए। यहाँ ए और बी है तो यहाँ पर कोई नहीं होगा, और यहाँ पर अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर ए और बी होगा, एंटी ए और एंटी बी। तो इस तरीके से अगर आपसे किसी भी ब्लड ग्रुप का एंटीजन या एंटीबॉडी पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एंटीजन की बात करते हैं अगर हम, तो एंटीजन जो होता है वो आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला पदार्थ होता है, और एंटीबॉडी क्या होता है, तो प्लाज्मा में पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है जो कि एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। और यही प्लाज्मा लिखा है, यहीं पर आपका आरबीसी लिखा है। ये जो जरूरत होता है एंटीजन या एंटीबॉडी का, वो इसलिए होता है कि जब आप ब्लड ग्रुप किसी को देते हैं तो ये चेक किया जाता है कि जो ब्लड ग्रुप आप दे रहे हैं सामने वाले को, आप उसका जो ब्लड ग्रुप है उससे वो मैच हो रहा है कि नहीं। अगर आपका डिफरेंट आपका एंटीबॉडी देखने को मिल गई तो ऐसे में जो रक्त है वो आपस में चिपक जाएगा, और रोगी मतलब जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है ना उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए ब्लड ग्रुप किसी को भी चढ़ाया जब जाता है ना तो चेक करके एकदम सही तरीके से देख कर सुनकर फिर जो है उसको दिया जाता है। ये तो आप समझ गए। अब थोड़ा सा यहाँ पर RH फैक्टर को भी देख लेते हैं। तो RH एंटीजन उपस्थित होता है, RH प्लस आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। जब भी RH एंटीजन होगा तो जो ब्लड ग्रुप होता है ना वो हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर RH आपका एंटीजन वहां पर नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप हमारा निगेटिव होगा। ये हो गया RH फैक्टर। सर्वदाता और सर्वग्राही बहुत डीएलएड में ज्यादातर देखते हैं, पूछा जाता है, और जब पेपर का लेवल आसान करना होता है तो ये तो पूछ ही लेते हैं। ओ जो आपका निगेटिव वाला है, वैसे तो डायरेक्ट ओ ही लिखा रहता है, वैसे ओ निगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। डोनर मतलब देने वाला। ये किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड दे सकता है, ये इसके पास किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल जो रेसिपेंट है मतलब सर्वग्राही, ये सर्वदाता है। तो सर्वग्राही जो होता है वो AB पॉजिटिव होता है, ये AB वाला किसी से भी ब्लड ग्रुप जो है वो ले सकता है। तो यही नाम आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसका क्या नियम होता है। मतलब जब हम किसी को ब्लड चढ़ाते हैं या रक्त देते हैं, किसी की दुर्घटना हो गई उसको ब्लड किसी व्यक्ति का ही तो दिया जाएगा, उस समय क्या सिचुएशन होती है। तो रक्तदान जो होता है करते समय समान ब्लड ग्रुप का ही रक्त देना सर्वोत्तम होता है। RH फैक्टर का मिलान आवश्यक है। जो अभी हमने RH फैक्टर की बात यहाँ साइड में की, इसका मिलान आवश्यक है। गलत अगर रक्त चढ़ा देंगे तो आपका एग्लूटिनेशन यानी रक्त कणिकाओं का आपस में चिपकना, यही चीज मैंने आपको बताई कि ये चिपकना हो सकता है जिससे जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यानपूर्वक चढ़ाया जाता है। RH निगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव रक्त देने पर गंभीर समस्या हो सकती है, इसलिए विशेष सावधानी हमेशा आवश्यक है। तो ये देखा जाता है कौन सा RH फैक्टर है। एक चार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि कौन किसे रक्त दे सकता है। ये आपसे पूछा वैसे नहीं जाता है, ज्यादातर वही पूछ लिया था जो एंटीजन एंटीबॉडी स्टार्टिंग मैंने दिखाया। ये केवल एक आपके समझने के लिए है। जैसे O निगेटिव वाला है तो आप देखेंगे रक्त किसे किसे दे रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे सब में टिक लगा हुआ है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं AB पॉजिटिव वाला, तो ये आपका सब में यहाँ पर, तो इस तरीके से जिसमें क्रॉस लगा है मतलब उसको नहीं दे सकता है। तो किसको दिया जा सकता है किसको नहीं दिया जा सकता उसी का एक चार्ट है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सुपर डेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो जिसमें सबसे पहला है ABO जो ब्लड ग्रुप है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आप क्या कहेंगे, कॉर्ल लैंड स्टीनर, ये जो है नाम देखने को मिलता है। RH फैक्टर जो है वो लैंड स्टीनर और वेनर की नाम देखने को मिलता है। यूनिवर्सल डोनर O निगेटिव है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट AB प्लस है। RH
प्लस या RH पॉजिटिव RH एंटीजन उपस्थित होता है, RH नेगेटिव में RH एंटीजन अनुपस्थित होता है। ब्लड में कुल मिलाकर के 4 मुख्य समूह होते हैं, ए बी और ओ, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए बी ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है और जो ओ ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ये आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम इसी रक्त और परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिकाओं की तरफ। ये हमारा है ब्लड वेसल्स। मैंने बताया ना, रक्त और परिसंचरण तंत्र में ही आपका बहुत कुछ है, इसमें आपका सब कुछ लगभग आ जाता है, इसीलिए इतना ज़्यादा ये बड़ा टॉपिक जो है वो हो रहा है। तो रक्त वाहिकाओं की बात करते हैं। सबसे पहले रक्त वाहिकाएं हैं क्या? तो वे नलिकाएं जिनके माध्यम से रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। मैंने बताया था ना कि जो मनुष्यों की जब बात होती है तो उसमें आपका वेनरी है और नसें हैं, इनके थ्रू इधर उधर ब्लड जा रहा है, पर आपके जो कीड़े मकोड़े उनमें नहीं होता, उनमें भरा रहता है। वही हमने स्टार्टिंग में दोहरा परिसंचरण तंत्र की बात की थी। तो रक्त वाहिकाएं वे नलिकाएं जिनके माध्यम से रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। मुख्यतः 3 टाइप की रक्त वाहिकाएं देखने को मिलती हैं। यही है वो आर्टरी, जिसको हम कहते हैं धमनी, वेन यानी कि सिरा, और केशिका यानी कि कैपिलरी। तो ये जो धमनी, सिरा और केशिका है, इसको भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम धमनी को लेकर के। आर्टरी क्या होता है? तो ये हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। कहां से ले जा रही है? हृदय से। आपके हृदय से शरीर के जितने भी अंग हैं, पैर से लेकर सर से लेकर के, तो ये हृदय से रक्त को शरीर के अलग अलग अंगों तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? धमनियां कर रही हैं, आर्टरी कर रही हैं। सामान्यतः ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त जो है ये ले जाने का काम करती है हृदय से सारे शरीर में। क्या ऐसा? ऑक्सीजन युक्त और शुद्ध। अपवाद पर एक इसमें है कि जो पल्मोनरी धमनी होती है ये अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक ले जाती है। ये कहाँ ले जा रही है? फेफड़ों में ले जा रही है। और अशुद्ध, और क्या नाम है? पल्मोनरी धमनी। डायरेक्ट सीधे नाम पूछ लिया जाता है अपवाद स्वरूप वाला। इनकी जो दीवार होती है वो मोटी, मजबूत एवं लचीली होती हैं। इनकी दीवारें यानी धमनियों की जो है दीवारें मोटी होती हैं, मजबूत होती हैं, लचीली होती हैं। इनमें वॉल्व जो होते हैं वो नहीं होते हैं। दाब की बात करें तो ब्लड प्रेशर इसमें अधिक होता है। अभी हम दोनों को एक साथ कंपैरिजन करके भी बताएंगे। फिर बात करते हैं सिरा को लेकर के। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम एक साथ रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो सिरा जो है, वेन, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर शरीर से रक्त को हृदय तक ले जा रही है। इसका जस्ट अपोजिट है। ये क्या कर रही थी? हृदय से ले जा रही थी सारे शरीर के अंगों तक। और ये क्या कर रही है? ये शरीर से जितना भी पैर से लेकर के कहां पर लाने का काम कर रही है? हृदय तक। यानी एक अगर आप याद कर लेंगे तो दूसरा लगभग उसके अपोजिट है। तो सिरा को याद रखिए कि जो सिरा है वो हृदय तक की ओर ले जा रही है। सिरा जो है हृदय की ओर ले जा रही है। सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अशुद्ध रक्त है वो लाने का काम ये करती है। वो शुद्ध ला रहे थे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन शुद्ध ला रही थी, पर ये क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त यहाँ पर लेकर के आ रही है। अपवाद पर इसमें क्या है? पल्मोनरी जो सिरा है, यहाँ पर पल्मोनरी धमनी थी, ये पल्मोनरी जो सिरा है ये शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय तक ला रही थी। ये जस्ट अपोजिट था इसमें, ये अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक ला रही थी। तो मैंने वही बताया, अगर एक याद करेंगे समझेंगे तो दूसरा याद हो जाएगा। इनकी जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। अब दीवार अगर पतली होंगी तो जाहिर सी बात है इन पे जो प्रेशर होगा वो भी कम होगा। यहाँ पर क्या था? दीवारें मोटी थी, मजबूत थी, क्योंकि ये कहाँ ला रही है? हृदय से रक्त को शरीर के अलग अलग अंगों तक ले जा रही है। अगर दीवारें मोटी नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है प्रेशर कितना उनका अधिक इसीलिए होगा ना, क्योंकि अलग अलग अंगों तक ले जाना है तो उतना दबाव पड़ेगा, और जितना ज़्यादा दबाव पड़ेगा उसकी क्षमता का वहन करने के लिए उनकी दीवारें मोटी भी होनी चाहिए, वरना ये हाई प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। तो इसलिए दीवारें इनकी मोटी होती हैं, मजबूत होती हैं और लचीली होती हैं। यहाँ पर इसका उल्टा है, यहाँ पर क्या है? दाब कम होता है। अब जब दाब प्रेशर ही कम होगा तो दीवारें भी पतली होंगी। इनमें जो होते हैं वॉल्व होते हैं। वॉल्व क्या काम करते हैं? आपको याद होगा, अगर इससे पहले हमने वॉल्व को लेकर के एक श्वसन तंत्र की जब बात कर रहे थे तो वहां पर छल्ले टाइप के दिखाए थे। वैसे ही वॉल्व काम करता है, एक प्रकार से दरवाजे का काम करता है, क्योंकि ये शरीर से रक्त को हृदय ले जा रही। मान लीजिए आपके पैरों से जो ब्लड है वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चढ़ रहा है। अब ऐसे में अगर वॉल्व नहीं होंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है खून जो आपका ऊपर चढ़ रहा है वो बैक मारने लगे, तो पीछे से उसको सपोर्ट भी तो चाहिए ताकि वो नीचे ना जाए। इसीलिए इसमें आपको वॉल्व देखने को मिलते हैं, वॉल्व उपस्थित होते हैं जो कि जो खून है, ब्लड है, उसको पीछे जाने से रोकने का काम करते हैं। वही चीज आपको हमने ध्यान होगा तो फेफड़ों में जब हम पढ़ा रहे थे वहां पर श्वास नली थी, वहां पर छोटे छोटे छल्ले थे, वो संकुचित होने के लिए बचा रहे थे कि ऐसा ना हो कि भी कोई बाहरी आघात हो जाए तो वो बंद हो जाए, फिर इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है? वॉल्व इसीलिए इसमें उपस्थित होते हैं। दाब जो है इसमें कम होता है। ये आपका, आपने दोनों चीजों को समझा।
अब बात करते हैं इनके अंतर से पहले केशिका, कैपिलरी, इसको भी समझिए, क्योंकि हमने तीनों की बात किया था। हमने कहा था कि धमनी, सिरा और केशिका, इन्हीं तीनों का रोल होता है। किसमें रोल होता है? रक्त वाहिकाओं में, और इन्हीं वाहिकाओं के थ्रू हमारा पूरा ब्लड इधर से उधर जा रहा है। तो ये जो तीसरा है केशिका, इसमें क्या होता है? सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती हैं, ये धमनी और सिरा को जोड़ने का काम करती हैं। अब मान लीजिए धमनी से कोई चीज आ रही है और सिरा तक ले जानी है, तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट चली जाएगी, इनके बीच में आपका होगा कैपिलरी, केशिका। और जो केशिका होती कैसे होती भी हम नीचे चित्र दिखाएंगे आपको। इनकी दीवार, एक कोशिका मोटी होती है, यहाँ पर गैसें, पोषक पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी केशिका में ही, जब आपका धमनी से सिरा में जाने का नंबर आ रहा है, तो इसी केशिका में जो भी गैसेस हैं, जो भी पोषक पदार्थ हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका आदान प्रदान हो जा रहा है। अब केशिका जाल चित्र को देखने से पहले, इसका भी चित्र दिखाने से पहले, थोड़ा सा केशिका में आदान प्रदान और धमनी सिरा में अंतर देख लेते हैं। तो केशिका में जो आदान प्रदान होता है वो ऑक्सीजन का शरीर की कोशिकाओं तक जाना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिका से रक्त में आना होता है, पोषक पदार्थों का पहुंचना होता है, अपशिष्ट पदार्थों का हटाना होता है। ये 4 आदान प्रदान इसमें पॉइंट याद रखिएगा। अभी जो हमने धमनी और सिरा की बात की, इसको लेकर के अब अंतर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दिशा कैसी होती है? धमनी में तो आप कहेंगे हृदय से बाहर ले जाती है, और यहाँ पर शिरा में हृदय तक लाती है। यहाँ पर रक्त का प्रकार शुद्ध ऑक्सीजन युक्त होगा, यहाँ पर सिरा में अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होगा। इनकी दीवार मोटी होगी, मजबूत होगी, लचीली होगी धमनियों में, और सिराओं में पतली और कम लचीली होगी। वॉल्व यहाँ पर नहीं होंगे, इसमें बताया था होते हैं। दाब यहाँ पर अधिक होगा, इसमें पतली है तो कम होगा। इस पे स्पंदन, जो पल्स होता है, अब ये पल्स देखिए एक नया पॉइंट आया, इसमें महसूस होती हैं जब आपका, यहाँ पर देखिए क्या चीज बताया था कि इसमें जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है। मान लीजिए ऐसे समझिए कि एक पानी वाला पाइप है और आप उसको लगा रखे हैं टोटी में, और वहां से लगातार तेज प्रेशर से पानी आ रहा है उसमें। तो जब हमारा उसमें पानी लगातार आ रहा होता है, तो हल्का फुल्का वाइब्रेशन भी तो आप अगर उस पाइप पर पैर रख देते हैं तो तुरंत महसूस होता है। वही जो स्पंदन होता है, अगर आप अपने हाथ में देखेंगे तो ये जो सब वेन्स वगैरह देखने को मिल रही है, अगर आप इसको छूते हैं तो आपको जो महसूस होता है धक धक टाइप वाला, वो आपको देखने को मिलता है पल्स, स्पंदन के रूप में। तो यहाँ पर जब ज्यादा प्रेशर होगा, अधिक प्रेशर होगा, दाब अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है स्पंदन महसूस होगा। यहाँ पर जब प्रेशर ही कम है तो महसूस कैसे होगा? तो यहाँ पर स्पंदन शिराओं में नहीं होता है, महसूस नहीं होता है, होता तो है पर महसूस नहीं होता है, स्पंदन में महसूस होता है। स्थान यहाँ पर गहराई में पाई जाती है धमनियां, पर शिराएं जो होती हैं वो त्वचा के आसपास पाई जाती हैं। तो ये आपको, जब एक चीज समझिए, जब ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा प्रेशर वहीं तो होगा जब कोई चीज ज्यादा गहराई में होगी। तो बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में ज्यादातर ये आपको देखने को मिलती है धमनियां, और जो शिराएं होती हैं वो आपको त्वचा के आसपास पाई जाती हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलिए केशिका जाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जितनी भी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर थोड़ी भी समझ में आ रही हो, आपके लिए हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। और मैं आपको लाइक के साथ साथ कमेंट भी दिखाता हूँ कि कुछ ऐसे कमेंट भी हैं। ये देखिए कमेंट देखने को पिछले वीडियो में देखने को मिला था कि कितना बेहतरीन हमने पढ़ाया है, कोई पेड बैच में भी ये नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके के जो कमेंट होते हैं कर दिया करिए अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ के हमको ही मोटिवेशन मिलता है। और जो यहाँ बात कही गई वो एकदम सच है कि जो हम आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं पेड बैच में भी नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए अच्छे से अच्छे तैयारी कर लीजिए। उन सब चीज़ों के मत पीछे भागिए कि ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे। आप जितना हम पढ़ाते चल रहे हैं लगभग उसमें सारी चीज़ें कवर भी हो रही हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए कि हमने नोट्स भी बना ली। ये चीज़ मैंने आपसे स्टार्टिंग में कही है कि लोग जो है, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, आप नोट्स भी बनाते चलिए, खुद से लिखेंगे वो चीज़ें तो लिखने से भी याद होती हैं। कई लोग का ये कमेंट भी देखने को मिलता है कि टाइम बहुत ज़्यादा उसमें लग रहा है नोट्स बनाने में। तो टाइम तो इसमें भी लग रहा है जो हम डेली पढ़ा रहे हैं। एक पूरे 24 घंटा में मात्र एक क्लास आपको यहाँ देखने को मिल रही है, भले उसका टाइमिंग लगभग 40-45 मिनट है, परंतु अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं। उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, 4 चीज़ें खुद से सर्च करेंगे तो वो बेहतर तरीके से दिमाग में बैठेगी। तो ये मैंने आपको कहा था। कई लोग लगातार कह रहे थे कि पीडीएफ पेड कर दीजिए, तो पेड वगैरह के चक्कर में मेरे ख्याल से आपको नहीं पढ़ना चाहिए। और बाकी जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़ते हुए चलिए और नोट्स अपने आप बनाते चलिए। बाकी बढ़ते हैं केशिका को लेकर के, जो हमने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन का शरीर की कोशिकाओं तक जाना, केशिका में आदान प्रदान, ये चीज़ बताई। अब केशिका जाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका धमनी हो गया, ये आपका शिरा हो गया। तो जैसा कि हमने बताया कि धमनी से सिरा में डायरेक्ट हम नहीं जोड़ सकते, जो हमारा आदान प्रदान हो रहा था, उसके लिए ये केशिकाएं होती हैं। ये केशिकाएं जाल के रूप में होती हैं, और इन्हीं जाल के ही अंदर आपको देखने को मिलता है क्या?
गैसों का, पोषक पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान। तो यहाँ हृदय से रक्त आता है, धमनी, ये आपका यहाँ जो देख रहे हैं धमनी आर्टरी, हृदय से रक्त आता है और यहाँ शिरा से यानी इस केशिका से जुड़ करके ये शिरा से होते हुए हृदय की ओर रक्त जाता है, क्योंकि शिरा शिरा में हमने बताया कि रक्त जो है हृदय की ओर जाता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर से और भी दिमाग में क्लियर हो गया होगा। यहीं पर ही आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब थोड़ा सा सुपरटेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है, तो महाधमनी है, पूछा जाता है। सबसे छोटी रक्त वाहिका तो केशिका है, कैपिलरी है। जो कैपिलरी होती है ना, बहुत ही महीन होती है, तो सबसे छोटी रक्त वाहिका वही होती है। गैसों का आदान प्रदान केशिका में ही होता है। अपवाद की बात करें तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त ले जाते हैं, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त लाते हैं। धमनी की जो दीवार होती है मोटी होती है, लचीली होती है। सिरा की दीवार पतली और कम लचीली होती है। सिरा में वॉल्व पाए जाते हैं जो धमनी में नहीं होते हैं। धमनी में रक्त का दाब अधिक होता है। केशिकाएं जो होती हैं धमनी और सिरा को जोड़ती हैं। केशिका में ही सभी प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जो कि मैंने चित्र आपको ऑलरेडी दिखाया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर जो रक्त वाहिकाएं हैं उनकी संरचना की तरफ। तो यहाँ पर आपने धमनी सिरा तो पढ़ लिया अच्छे से, थोड़ा सा चित्र भी देख लीजिए। ये आपकी है धमनी, जिसमें एक बाहरी परत होती है, मध्य परत होती है। तो ये जो बाहरी परत है वो है ट्यूनिका एक्सटर्ना। मध्य परत जो आप मांसपेशी और लचीली देख रहे हैं ट्यूनिका मीडिया। भीतरी परत जो देख रहे हैं वो ट्यूनिका इंटीमा। ये सब नाम है। अगर बहुत ज़्यादा पेपर को कठिन बनाया जाएगा तब जाकर के इतना डिटेल से क्वेश्चन बनता है। शिराओं की बात करें तो यहाँ पर बाहरी परत जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना, मध्य परत में ट्यूनिका मीडिया और भीतरी परत में ट्यूनिका इंटीमा। और यहाँ पर एक वॉल्व भी देखने को मिलता है। यहाँ पर दीवारें मोटी होती हैं, लचीली होती हैं, वॉल्व नहीं होता। यहाँ पर दीवारें पतली होती हैं और वॉल्व उपस्थित होता है। केशिका के भी चित्र को देख लीजिए। तो ये कैपिलरी, जहाँ पर एक कोशिका और मोटी दीवार सबसे सूक्ष्म होती है और एक कोशिका मोटी है। तो ये हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होती है। और ये जो शुद्ध रक्त वाला जो चित्र है वो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, तो उसकी बात यहाँ पर अभी चित्र के जरिए करते हैं आगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारा हृदय की तरफ। हृदय की, क्योंकि ये जो सारा काम हो रहा है ना कि जो धैर्य आपने सिराएं पढ़ी, तो ये जो ब्लड ले जा रही है कहाँ ले जा रही है, हार्ट की ओर ले जा रही है। तो हार्ट की ओर ले जा रही है तो हार्ट को भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं हम हमारा हृदय की तरफ। हृदय जो होता है वो आपका एक मांसपेशी है, मस्कुलर अंग है। आकार इसका लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। स्थिति इसकी वक्ष गुहा जो है उसमें देखने को मिलती है, थोरैकिक कैविटी में, दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाई ओर होती है। वजन लगभग 250 से 350 ग्राम वयस्कों में होता है। कार्य इसका रक्त को पूरे शरीर में पंप करना होता है। वही चीज आपने देखा धमनी और सिराओं के थ्रू आपको देखने को मिलता है। ये हो गया हृदय के बारे में। अब हृदय की परतों की बात करें तो हृदय में आपको जो सबसे पहले देखने को मिलेगा हृदय आवरण, वो है आपका पेरिकार्डियम, बाहरी सुरक्षा परत। हृदय पेशी जो है वो है माइकार्डियम और सबसे मोटी और पेशी परत। और अंतः हृदय आवरण भीतरी जो सबसे परत है उसका नाम है एंडोकार्डियम। तो ये तीन नाम है, पेरिकार्डियम, माइकोकार्डियम, एंडोकार्डियम। फिर हृदय के अंतर्गत 4 कक्ष होते हैं। वो जो 4 कक्ष होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, तो दायां अलिंद राइट आर्टियम, दायां निलय राइट वर्टिकल, बायां अलिंद लेफ्ट आर्टियम और बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपको 4 नाम देखने को मिलते हैं, 4 कक्ष आपको याद होगा। तो इससे पहले के पहले जो चैप्टर चल रहा था जीवों की दुनिया वाला, वहां पर यही तो था क्वेश्चन कि मनुष्यों का हृदय कितने कक्षीय होता है, तो 4 कक्षीय। वो जो 4 कक्ष हैं वो यही 4 कक्ष हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये याद रखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये वाला कहाँ गया, ये वाला, इसकी दीवार सबसे मोटी होती है क्योंकि यह पूरे शरीर में रक्त पंप का काम करती है। तो बायां निलय आपको याद रखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल याद रखना है जिसकी दीवार सबसे मोटी होती है। अब बात करते हैं मुख्य वाल्व को लेकर के। तो यहाँ पर दायां अलिंद से दायां निलय, अभी अच्छा पूरा जो एक फ्लो चार्ट होता है ना कि कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पर जाता है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर बायां अलिंद से बायां निलय और महाधमनी एवं फुफ्फुसीय धमनी आपको इसमें, जिसके आपका पल्मोनरी आर्टरी जिसके प्रारंभ पर स्थित होता है। इसी में जो चित्र है हृदय की संरचना का, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि एक बार में पूरा चित्र आपको दिखाई दे। तो ये आपका पूरा चित्र है हृदय की संरचना का, जहाँ पर ये आपको
महाधमनी, उच्च महाशिरा, फुफ्फुसी धमनी, अशुद्ध रक्त फेफड़ों की ओर ले जा रही है, ये फुफ्फुसी धमनी। दायां अलिंद होता है, त्रिकपाटी वाल्व, दायां निलय है, निम्न महाशिरा, ये अशुद्ध रक्त शरीर से हृदय में ला रही है। अर्धचंद्राकार इसमें वाल्व होता है, जो कि महाधमनी और फुफ्फुसी धमनी के प्रारंभ पर स्थित वाल्व होता है। फुफ्फुसी सिराएं होती हैं, रक्त शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में लाने का काम करती हैं। बायां अलिंद है, द्विकपाटी वाल्व इसमें होता है। बायां निलय है, महाधमनी है, जो शुद्ध रक्त पूरे शरीर में ले जाती है, ये महाधमनी है। ये सारी चीजें हमने ऊपर आपको ऑलरेडी बताई थी। तो ये जो लाल रंग वाला देख रहे हैं भाग, ये शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त वाला है, और जो ब्लू वाला कलर देख रहे हैं ये आपका अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला है, जो कि आपको इस चित्र में क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब इस चित्र को तो आपने देख लिया, अब थोड़ा सा इस पर बेस्ड सुपरटेट के पॉइंट देख लेते हैं कि जैसे हृदय एक मांसपेशी अंग है, हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार सबसे मोटी होती है। हृदय जो होता है वो पेरिकार्डियम से घिरा होता है, हृदय आवरण से, जो कि ऊपर अभी सारे टाइप बताए थे। मिट्रल वाल्व जो है होता है वो दोनों एक ही हैं, मिट्रल वाल्व और बाइक्यूस्पिड वाल्व। इसी प्रकार ट्राइक्यूस्पिड वाल्व, और ये जो होता है ये दायां अलिंद और दायां निलय के बीच होता है। सेमिल्यूनर वाल्व ये ऑर्टरा एंड पल्मोनरी आर्टरी के प्रारंभ पर होता है। ये तो आपको ऑलरेडी ऊपर मैंने बता दिया चित्र में कि वो कलर को डिनोट करने के लिए लिखा गया है। अब हृदय में रक्त का मार्ग, ये चीज़ आपको बतानी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से शुरू होता है कहाँ पर खत्म होता है। तो ये जो हृदय में रक्त का मार्ग होता है, पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है वो होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों? एक बार पूरा हो करके फिर दोबारा से होता है, इसीलिए दोहरा होता है। जो फुफ्फुसीय परिसंचरण है और दैहिक परिसंचरण है, ये दो टाइप इसमें दोहरा परिसंचरण में देखने को मिलते हैं। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण में दायां निलय, वहां से फुफ्फुसीय धमनी, फिर फेफड़े, फिर वहां से फुफ्फुसीय शिराएं, और फिर बाद में बायां अलिंद में। और दैहिक परिसंचरण में बायां निलय, उस फिर जाता है महाधमनी में, शरीर के सभी भाग, फिर उच्च महाशिराओं में, फिर दायां अलिंद में। ये जो ब्लड फ्लो होता है ना, कि कहते हैं कि अगर हम कहते हैं सिराओं में तो कहाँ से आ रहा है, तो हो करके हृदय के अलग अलग पार्ट में हो करके जाएगा ना वो। तो ये पूरा जो फ्लो चार्ट है ये ऐसा यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले अशुद्ध रक्त होता है, जो कि शरीर के सभी भाग में, यहाँ से आपका कहाँ जाता है? उच्च या निम्न महाशिराओं में जाता है। वहां से आपका दाएं अलिंद में जाता है, दाएं अलिंद से रक्त दाएं निलय में जाता है, दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी में जाता है, वहां से फिर फेफड़ों में जाता है, फिर फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिराओं में जाता है, वहां से बाएं अलिंद में जाता है, और वहां से बाएं निलय में जाता है, और फिर वहां से महाधमनी में जाता है, और फिर बाद में सबसे लास्ट में शरीर के सभी भाग यानी शुद्ध रक्त के रूप में आपका पहुंच जाता है। तो अशुद्ध रक्त से ऐसे इन इतने चरणों से होकर के ये आपका शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। बस यही इसमें जो चार्ट है, अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हृदय की धड़कन को लेकर के। तो जब हृदय की धड़कन की बात करते हैं तो आपको पता है सामान्य हृदय 72 बार प्रति मिनट की दर से धड़कता है। हृदय की धड़कन में जो ध्वनि होती है वो लवडब की ध्वनि होती है। अब ये लवडब क्या, जो आप सुनते हैं ना, वो एक्चुअल में उसी को डिफाइन किया गया है। लव जो है वो प्रथम ध्वनि होती है, जो बाइस्पिड और ट्राइस्पिड वाल्व के बंद होने पर होती है। जो डब है द्वितीय ध्वनि, ये महाधमनी और फुफ्फुसी धमनी के सेमिल्यूनर वाल्व के बंद होने पर होती है। तो ये लब और डब, ये ध्वनि हृदय की धड़कन में आपको सुनाई देती है। फिर आपका पेसमेकर, पेसमेकर जो होता है ये आपका काम क्या करता है? ये आपका एक प्रकार से नेचुरल पेसमेकर कहेंगे। ये होता है, इसमें ऐसे नोड जो है सीनो एट्रियल नोड, ये दाया अलिंद की ऊपरी दीवार में होता है। ऐसे नोड में ये विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, जो पूरे हृदय तक पहुंचता है और धड़कन को नियंत्रित करता है। आपने देखा भी होगा किन लोगों को बीमारी होती है, तो किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है, तो अगर ये हृदय की धड़कन अनियंत्रित हो जाए तो ऐसे में अलग से भी पेसमेकर लगाया जाता है। तो ये आपका पेसमेकर हमारे शरीर में तो नेचुरल होता है ऐसे नोड में, तो इसे नेचुरल पेसमेकर कहते हैं, क्योंकि ये स्वतः कार्य करता है। काम क्या है? धड़कन को नियंत्रित करना और विद्युत आवेग को उत्पन्न करना। ये आपको ऐसे नोड देखने को मिलता है, दायां अलिंद की ऊपरी दीवार में स्थित होता है। कहाँ होता है ये भी याद होना चाहिए। पेसमेकर के बाद बात करते हैं हम हमारा ब्लड प्रेशर को लेकर, बीपी को लेकर, रक्तचाप को लेकर। तो सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg होता है, जिसमें सिस्टोलिक दाब होता है 120 mmHg वाला, ये वाला जब हृदय संकुचित होकर रक्त पंप करता है। और जो डायस्टोलिक दाब होता है 80 वाला, ये हमारा जो प्रेशर होता है 80 mmHg जब हृदय शिथिल होकर के भरता है। तो ये दो टाइप देखने को मिलते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, जो कि आपने देखा भी है। स्फेग्नोमैनोमीटर नॉर्मली जो आप नापते हैं अपना बीपी, तो उसी के थ्रू मापते हैं, और उसमें इस तरीके से इसी टाइप का ही होता है, ऐसे लंबा लंबा होता है। ये आप अपने हाथ में लगा देते हैं और इससे फुलाते हैं। आप तो
वो वाले भी आ गए जो सेल पड़ता है, जिनमें जो कह सकते हैं डिजिटल वाले आते हैं, वैसे भी नाप सकते हैं। रक्तचाप के बाद बात करते हैं प्रमुख कुछ यंत्र और उनकी जांच। तो स्टेथोस्कोप का यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है हृदय की धड़कन लपडप सुनने के लिए। उसके बाद ईसीजी का यूज़ कहाँ होता है? इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय की विद्युत गतिविधि यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हृदय की जांच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ईसीजी। आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, किसी का अगर ईसीजी आपने देखा होगा तो वो आपका ईसीजी की रिपोर्ट में ही देखने को मिलता है। लसिका की बात करते हैं। लसिका जो है वो आपका एक पारदर्शी हल्का पीला द्रव है जो लसिका वाहिकाओं यानी लिम्फ वेसल्स में पाया जाता है। कार्य क्या होता है लसिका का? तो शरीर को संक्रमण से बचाने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, ऊतकों के बीच अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में पहुंचाने का काम करता है, छोटी आंत में वसा के अवशोषण और परिवहन में हेल्प करता है। लसिका में ही डब्ल्यूबीसी अधिक होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स भी तो वही काम करती थी संक्रमण से बचाने के लिए, तो लसिका में डब्ल्यूबीसी अधिक होती है, इसलिए शरीर की रक्षा जो है वो करती हैं। इसके बाद आपका कुछ सुपरडेट रिलेटेड पॉइंट, जैसे दोहरा परिसंचरण तंत्र, विलियम हार्वे, सामान्य हृदय गति 72 बार प्रति मिनट, पेसमेकर ऐसे नोड में होता है, सामान्य रक्तचाप 180/80, सिस्टोलिक दाब 180 और डायस्टोलिक 80, रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्नोमेनोमीटर, हृदय की ध्वनि लबडब होती, ईसीजी हृदय की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड है, स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हृदय एक मांसपेशीय पंप है जो कि दिन रात बिना रुके काम करता है। शुद्ध रक्त का रंग लाल चमकीला होता है, अशुद्ध रक्त का रंग गहरा लाल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार सबसे मोटी होती है क्योंकि पूरे शरीर में रक्त को पंप करती है। स्वस्थ हृदय स्वस्थ शरीर की कुंजी है। लबडब याद रखने की ट्रिक भी है, एल मतलब लेफ्ट वॉल्व बंद होने पर और डी मतलब डबल यानी 2 बार ध्वनि, तो ऐसे आप लबडब को भी याद रख सकते हैं। अब हमारा ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो हुआ समाप्त। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, इस चीज को समझिएगा, अभी हमारा कंकाल तंत्र वगैरह है, मांसपेशी तंत्र है और एक तंत्रिका तंत्र है, वो सारी चीजें अगले पार्ट में आगे आने वाले में आएंगी। ज्यादातर क्वेश्चन जो है उसमें इनमें ज्यादा है नहीं, मतलब जो जो होंगे वो तो सारी चीजें हम कवर कराएंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो जो रक्त परिसंचरण तंत्र वाला आपने देखा उससे बहुत ज्यादा बनते हैं। अब थोड़ा सा उत्सर्जन तंत्र को समझते हैं। तो यहाँ ये जो तंत्र होता है उत्सर्जन वाला, ये तंत्र शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना उनको बाहर निकालने का काम करता है, ताकि शरीर का आंतरिक जो वातावरण है वो आपका संतुलित रहे, स्वस्थ बना रहे। तो उत्सर्जन क्या है? एक्सक्रीशन क्या है? शरीर के उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जिनकी शरीर को अब आवश्यकता नहीं होती, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन का महत्व यही है, अपशिष्ट पदार्थों के जमाव को रोकता है, शरीर के जो आंतरिक वातावरण है, इंटरनल इन्वायरमेंट, उनको संतुलित रखता है, शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है, जल लवण एवं खनिजों का संतुलन बनाए रखता है। वहीं अगर बात करते हैं उत्सर्जन अंगों को लेकर, तो ये 4 अंग आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है वृक्क या किडनी या गुर्दा भी कहते हैं कई लोग। मूत्रवाहिनी यूरेटर, ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ना ये वाली, ये यूरेटर है। मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, ये आपको ब्लैडर देखने को मिलता है। और मूत्र मार्ग यूरेथ्रा, ये आपको देखने को मिलता है। चित्र भी यहाँ देखिए, तो ये जो है आपकी, ये जो देखने को मिल रही है सेम के आकार टाइप की, ये है वृक्क किडनी। ये जो आपका, ये आपकी जो पतली से गई है पाइप, ये है मूत्रवाहिनी जिसको कहते हैं यूरेटर। और मूत्राशय, जहां पर यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है, ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ से ये आपका जो लंबी सी मार्ग देख रहे हैं, ये मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा और ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये उत्सर्जन अंग में देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। तो उत्सर्जन जो प्रणाली का मार्ग होता है वो यही होगा, सबसे पहले वृक्क यानी किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर आपका यूरेथ्रा। अब वृक्क को थोड़ा सा समझते हैं। जो सबसे पहला हमारा है ना उत्सर्जन प्रणाली में ही वृक्क, जिसको कहते हैं किडनी, तो ये है हमारी किडनी। अब इस मानव में वृक्क की संख्या कितनी होती है आपको पता है? 2 किडनी होती है, एक जोड़ा। अब कई लोगों के साथ ऐसा भी होती है, अगर एक में कोई दिक्कत होती है तो एक किडनी पर भी जिंदा रह सकते हैं। आकार कैसा होता है इसका? तो राजमा के समान जो है वो होता है, बीन के समान जो है वो होता है। रंग इसका कैसा होता है वृक्क का? तो लाल और भूरा रंग का देखने को मिलता है। ज्यादातर लाल होता है, उसमें भूरा रंग भी होता है, लाल और भूरा इसीलिए बोला जाता है। और यहाँ पर स्थिति कहाँ होती है इसकी वृक्क की? तो रक्त की रीढ़ की जो हड्डी होती है ना उसके दोनों ओर, उदर गुहा के पिछले भाग में, कमर के ऊपरी हिस्से में होती है। लंबाई इसकी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कार्य क्या होता है वृक्क का, किडनी का? तो किडनी मेन ही काम करती है हमारे ब्लड को शुद्ध करने का, अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। अगर किडनी ना होगी तो फिर अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकलेगा? तो किडनी तो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जो आपने ये चित्र देखा, इसको भी देख लीजिए एक बार ध्यान से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये धमनी, ये जो गई है आपकी, और ये आपकी सिरा है, इन्हीं में आकर के
जो अभी हम पढ़ करके आए ना रक्त परिसंचरण तंत्र, तो जैसे आपका धमनी और सिराओं से होते हुए जाता है, तो इसी में ही जाता है आपका यहाँ धमनी और सिरा के थ्रू, अशुद्ध शुद्ध होकर के फिर वापस से निकलता है। अब इसके अंदर भी चीजें पढ़नी है, इतने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर भी होता है नेफ्रॉन वगैरह, अब इसको पढ़ेंगे। तो ये देखिए नेफ्रॉन आ गया। तो नेफ्रॉन की जब बात करते हैं तो नेफ्रॉन जो है इसी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इकाई का मतलब समझते हैं क्या होता है कि बहुत ही छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिल करके हमारा ये किडनी बनी है। तो इस किडनी में आपके ढेर सारे नेफ्रॉन होंगे, ये कहने का मतलब है। तो ये आपको समझ में आया, इसकी क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क में, देखिए अगली लाइन भी है कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इसी में रक्त का शोधन होता है और मूत्र बनता है। यहाँ पर जो चित्र आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये है हमारा नेफ्रॉन का चित्र। इसमें मालपीघी पिंड होता है यहाँ पर, जिसको हम मालपीगियन कॉर्पसूल कहेंगे। यहाँ पर प्रॉक्सिमल कुंडलित नलिका होती है जिसे पीसीटी कहते हैं। हेलने की लूप होता है, ये लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पर डिस्टल कुंडलित नलिका होता है, डीसीटी जिसको कहते हैं, ये वाला हिस्सा। और यहाँ पर संग्रह वाहिनी होती है, कलेक्टिंग डक्ट। अब इन्हीं में से ही होकर के आपका जो है वो सारा काम चलता है। यहाँ पर आपका बोमन कैप्सूल भी होता है, अभी हम आपको आगे देखेंगे, चित्र दिखाएंगे। इसी जो मालपीघी पिंड देख रहे हैं ना, इसी में ही होता है। तो ये तो अभी हम आपको क्या है एक बेसिक चित्र दिखा रहे हैं नेफ्रॉन का, ताकि आपकी एक समझ विकसित हो सके। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेफ्रॉन के बाद इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन सा है? किडनी है। मानव में किडनी कितनी होती है? 2 होती है। किडनी का आकार राजमा के समान। वृक्क की स्थिति रीढ़ की हड्डी के दोनों और उधर गुहा के पीछे। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन कितने होते हैं? तो लगभग 10 लाख होते हैं। किडनी की अगर बात करते हैं तो किडनी जो है वो रक्त को छानती है। यूरेटर जो है वो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्राशय मूत्र को अस्थायी रूप से जमा करता है। ये जो 4 अभी देखे थे ना, उसी में किडनी क्या करती है? सबसे पहले रक्त को छानती है, फिर जो उसके नीचे एक पतली सी पाइप यूरेटर दिखाई थी, ये मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। फिर मूत्राशय जो होता है वहाँ मूत्र को अस्थायी रूप से वहाँ जमा करता है, और फिर मूत्रमार्ग मूत्र को शरीर के बाहर निकालता है। ये मेन है स्ट्रक्चर, जो चारों मैंने अंग आपको ऊपर बताए थे ना, ये वाले, ये वाला, इसका ये चारों का बात यहाँ पर की गई है। और वृक्क को रीनल भी कहते हैं। ये जो है लैटिन भाषा की जब बात करते हैं ना, तो उसी नाम से बना है। तो वृक्क को किडनी भी कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं, तो वृक्क को रीनल भी कहते हैं। वृक्क शरीर का प्राकृतिक फिल्टर होता है, नेचुरल फिल्टर भी कहा जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा नेफ्रॉन को पढ़ते हैं। मैंने कहा था कि चित्र तो हमने दिखा दिया, पर इसमें क्या पूरा प्रोसेस होता है उसको भी तो समझना जरूरी है। तो यूरिन फॉर्मेशन, नेफ्रॉन में रक्त से मूत्र बनने की प्रक्रिया को ही मूत्र निर्माण कहते हैं, क्योंकि इसी ब्लड से ही तो सारी चीजें छानने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वही तो मूत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये नेफ्रॉन की संरचना है। इसी नेफ्रॉन की संरचना में आप देखिए तो यहाँ पर मालपीघी पिंड है, मैल्फिगियन आपका कॉर्पसूल, और इसी में ही मैंने बोला था बोमन कैप्सूल भी होता है। ये देखिए बोमन कैप्सूल इसी में ही होता है। ये आपका इसके बाद नंबर देखने को मिलता है प्रॉक्सिमल संवाही नलिका पीसीटी, ये हेलने की लूप। उसके बाद डिस्टली संवाही नलिका डीसीटी, और फिर संग्रही नलिका कलेक्टिंग डक्ट। अब इन्हीं में ही सबसे पहले हम आपको मूत्र निर्माण को लेकर प्रक्रिया की बात करते हैं। इस याद रखे वाले को अभी देख लेते हैं। चलिए इसको बता देते हैं। नेफ्रॉन जो होता है ना, वो रक्त की छानने और मूत्र निर्माण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नेफ्रॉन में 3 प्रमुख प्रक्रियाओं से मूत्र बनता है। एक होता है निस्यंदन, एक होता है पुनः अवशोषण, और एक होता है श्रावण। तो यही तीनों को अभी पढ़ना है हमें, निस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रावण। तो सबसे पहले देखिए निस्यंदन, फिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं, मूत्र निर्माण की सबसे पहली प्रक्रिया। तो जो मालपीघी पिंड है, रक्त हमारा ब्लड जो है वो इस मालपीघी पिंड में सबसे पहले छना जाता है। ये देखिए मालपीघी पिंड, हमने ऊपर आपको चित्र दिखाया था गुर्दे वाला, तो मतलब वृक्क वाला, उसमें आपने देखा था धमनी और सिराएं आकर जुड़ रही थी। तो उन्हीं के थ्रू हमारा ब्लड सबसे पहले आएगा। तो ब्लड आएगा कहाँ से? मालपीघी पिंड। और इसी मालपीघी पिंड में सबसे पहला काम क्या होगा? इसमें काम ये होगा, रक्त इसमें छाना जाता है। छनने के बाद आपका पानी, लवण, ग्लूकोज, यूरिया आदि छान करके बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं। तो यहां से हमारा मालपीघी पिंड से सबसे पहले छना, और छनने के बाद किस में आ गया? बोमन कैप्सूल में। अब जब बोमन कैप्सूल में छनने के बाद आया तो यहाँ पर पानी छट गया, लवण छट गया, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब देखिए अपशिष्ट पदार्थ हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये बड़े कण इसमें नहीं छनते हैं। अगर सोचिए कि बड़े कण छन जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोटीन है वो तो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो इसलिए जो फालतू वाली चीजें वही छन करके रह जाए वहीं।
अगर ये भी छनने लगे, मान लीजिए आरबीसी जो है वो भी इसी में छनने के अलग हो जाए, तो क्या दिक्कत होगी? तो फिर आपका जो यूरिन होगा, मूत्र होगा, उसमें आपका खून आनेगा, क्योंकि यहीं से तो आएगा जो छन करके यहाँ अलग हो जा रहा है। अगर ये आरबीसी कण ये नहीं छन रहे हैं, अगर आरबीसी भी छनना स्टार्ट हो जाए, तो यानी ये जैसे यूरिया बाहर निकल रहा है, ऐसे ही आपका आरबीसी भी निकल जाएगा, और आरबीसी में फिर ब्लड होगा तो वो खून में आएगा। तो कई लोगों को बीमारी होती है ना, कहते हैं मूत्र में आपका खून आ रहा है, तो ये आपका किसकी गड़बड़ी होती है? किडनी की गड़बड़ी में के कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब फिर निस्यंदन आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं पुनः अवशोषण। अभी तक हमने रक्त मालपीगी पिंड और दूसरा हमने बोमन कैप्सूल, दो का काम देखा। अब फिर पुनः अवशोषण जब होगा तो यहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल और उपयोगी लवण प्रॉक्सिमल संवाही नलिका यानी पीसीटी से पुनः रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। यहाँ देखिए बोमन कैप्सूल तक पहुंचे थे, अब बोमन कैप्सूल के बाद अगला नंबर किसका आया? पीसीटी का आया, प्रॉक्सिमल संवाही नलिका। तो यहाँ से छनने के बाद पीसीटी में आ गए, जो कि हमने देखा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ये उपयोगी लवण जो है इससे पुनः रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। पुनः अवशोषण का कार्य मुख्यतः पीसीटी में ही होता है। अगर क्वेश्चन डिटेल में बहुत बना किडनी के अंदर जाकर, नेफ्रॉन के अंदर जाकर के, तो आप क्या कहेंगे? जो अवशोषण का मेन कार्य है वो इसी पीसीटी में होता है। फिर तीसरा जो चरण है वो है श्रवण का। चाहे तो इंग्लिश नाम भी देख सकते हैं, ये ट्यूबुलर सेक्रेशन करके। तो कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं जैसे H+ हो गया, K+ हो गया, अमोनिया है, इन दवाओं के अपशिष्ट आदि भी तो होते हैं जो डीसीटी में रक्त से नलिका में स्रावित किए जाते हैं। तो ये आपने जो पीसीटी देखा, उसके बाद यहाँ पर डीसीटी देख रहे हैं, तो इस डीसीटी से जो आपका श्रावण का काम होगा वो आपका H+, K+, अमोनिया, कुछ दवाओं का जो अपशिष्ट वगैरह होता है वो यहाँ से छन करके बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये तीन निस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रवण करके देखने को मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए, निस्यंदन जो आपका देख रहे हैं ना, ये आपका स्थान कहाँ है? मालपीगी पिंड में। पुनः अवशोषण कहाँ है? पीसीटी और हेलने की लूप। ये जो पुनः अवशोषण है इसमें हेलने की लूप भी आता है, ये दोनों चीजें पुनः अवशोषण में आएगा। और जो श्रवण तीसरा वाला आ रहा है इसमें डीसीटी आ जाएगा, ये वाला। तो ये चीज आपको समझ में आई कि अंतिम परिणाम जो बनेगा वो मूत्र यूरिन बनेगा, जो संग्रह वाहिनी द्वारा, ये वाला जो संग्रह वाहिनी है इसके द्वारा मूत्राशय में पहुंचाया जाता है। तो इसका रोल नहीं है छानने में, ये खाली पहुंचाने का काम करता है। तो मेन यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा याद रखने वाले कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं। जैसे नेफ्रॉन है, रक्त की छानने और मूत्र निर्माण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रक्त में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये तो हमने तीनों चीजें बता दी थी, ठीक है। अब तीसरा हमारा पॉइंट है एडीएच, जिसको हम कहेंगे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एडीएच का जो स्राव होता है वो कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि के पश्चखंड में होता है। पश्चखंड से ये संग्रह वाहिनी की जल के प्रति पारगम्यता को बढ़ाता है। अधिक एडीएच मतलब अधिक जल का पुनः अवशोषण, कम मात्रा में गाढ़ा मूत्र बनेगा। कम एडीएच कम जल का पुनः अवशोषण होगा, यानी अधिक मात्रा में पतला मूत्र बनेगा। तो इसको के लिए उत्तरदायी होता है। मूत्र में पाए जाने वाले मुख्य जो पदार्थ हैं, पानी जो होता है 95%, यूरिया 2%, लवण 1.5%, यूरिक एसिड 0.05, क्रेटिनिन 0.05, अमोनिया अल्प मात्रा में, और अन्य पदार्थ भी अल्प मात्रा में इसमें होते हैं। सबसे ज्यादा इसमें वाटर होता है। उसके बाद प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ की भी बात कर लेते हैं। जैसे यूरिया है, ये मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट यकृत में प्रोटीन के विघटन से बनता है। यूरिक एसिड जो बनता है वो पक्षियों, सरीसृप और कीटों में मुख्यतः नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। अमोनिया जो होता है वो जलीय जीव जैसे मछली में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में होता है। तो ये है कुछ अपशिष्ट पदार्थ, यूरिक एसिड और अमोनिया, जो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं उसकी बात हमने की। अब त्वचा, फेफड़े और यकृत की उत्सर्जन में क्या भूमिका होती है? क्या केवल हमारा किडनी ही उत्सर्जन में हेल्प करता है? ऐसा तो नहीं है, त्वचा भी तो करती है। त्वचा किस रूप में करती है? त्वचा पसीने द्वारा जल, लवण और यूरिया का थोड़ा सा उत्सर्जन करती है। फेफड़े जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को बाहर निकालते हैं। यकृत जो होता है, लिवर जो होता है, वो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करते हैं और पित्त का निर्माण करते हैं। तो ये फेफड़े भी हेल्प कर रहे हैं, यकृत भी कर रहे हैं, तो ये भी उत्सर्जन में भूमिका निभाते हैं। इसी से रिलेटेड सुपरटेट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जैसे मूत्र निर्माण की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की संख्या बता दी 10 लाख लगभग। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में निस्यंदन, पुनः अवशोषण, श्रावण, एडीएच का स्राव, पीयूष ग्रंथि का पश्चखंड, यूरिया मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है मनुष्य में, यूरिक अम्ल पक्षियों, सरीसृपों में प्रमुख अपशिष्ट होता है, अमोनिया जलीय जीवों में प्रमुख अपशिष्ट होता है, मूत्र का जो संग्रह होता है मूत्राशय में होता है। विशेष कुछ जानकारी भी, जैसे सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र बनाता है। अत्यधिक जल सेवन से मूत्र की मात्रा बढ़ती है, जल की कमी से घटेगी। मूत्र का पीएच वैल्यू क्या होती है? तो 6 के आसपास जो है वो देखने को मिलती है। और निस्यंदन जो होता है वो मालपेगी पिंड में होता है, पुनः अवशोषण पीसीटी में होता है, और हेनले की लूप भी था वहां पर ऊपर मैंने आपको दिखाया था, और श्रवण डीसीटी में होता है।
अधिक एडीएच होगा कम मूत्र गाढ़ा बनेगा, कम एडीएच होगा अधिक मूत्र पतला होगा। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को आप छानना, वापस ले जाना, बाहर करना, इस क्रम में याद रख सकते हैं। अब हमारा जो इसका पेज है अगला वाला, जो कि है अंतिम भाग इस वाले का, जो हम देख रहे हैं उत्सर्जन तंत्र, और वो हमारा देखते हैं मूत्र संबंधी कुछ रोग को लेकर के। एक क्वेश्चन अभी पूछेंगे आपसे भी, तो इसको कंटिन्यू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपसे मिस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल में ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और जो भी व्हाट्सएप चैनल से या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ से जुड़ जाइएगा। पीडीएफ वगैरह जो भी होगी आपको वहीं मिलेगी। हमने वो जो फीफा वर्ल्ड कप वाला कराया था वो पीडीएफ वहाँ भेज दी थी। इससे पहले जो खेल से संबंधित जो आपका पुरस्कार मिले थे फिल्म फेयर अवार्ड वाले, वो वाले जो हमने थे वो भी हमने पीडीएफ वहाँ पर भेज दी थी। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो धीरे धीरे वहाँ तक आपको मिलती रहेगी। तो बात करते हैं गुर्दे की पथरी। सबसे पहला रोग मूत्र संबंधी में, तो गुर्दे की पथरी की बात करते हैं। ये वृक्क या मूत्रवाहिनी में बन जाती है। मुख्य रूप से किसकी होती है पथरी? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है पथरी, जो होती है स्टोन जो होती है, आपको यहीं पर देखने को इस तरीके से मिलती है। और यहीं से होते हुए फिर ये आपका नीचे जब जाती है तो ये आपका यूरेटर में फंस जाती है। कई बार आपने देखा हो, यहाँ तो कई बार पता भी नहीं चलती है। अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पर किडनी में है, तो ऐसा भी हो जाएगा किडनी स्टोन में कि उसको पता ही नहीं चलेगा और वो आपका पथरी लेकर घूम रहा है। पर जब वो वहां से नीचे आती यूरेटर में फंस जाएगी, और यूरेटर में जब फंसेगी तो जो मूत्र आपका ऊपर से छन करके नीचे आ रहा है उसके मार्ग में रुकावट पैदा करेगी, फिर आपको पेन होगा। तो उससे पता चल जाता है कई बार। तो ये हमारी किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। नेफ्राइटिस जो रोग होता है, ये वृक्क की सूजन, इसमें स्वेलिंग आ गई, तो ये आपका इन्फ्लेमेशन से संबंधित रोग होता है। इसके कारण मूत्र में प्रोटीन और रक्त आ जाता है। फिर आपका होता है यूरेमिया। ये रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाने की स्थिति को कहते हैं। जब यूरिया की मात्रा अधिक हो गई, यूरेमिया। ये वृक्क की कार्य क्षमता कम होने पर जो है वो होता है यूरेमिया। उसके बाद हमारा ये हो गया पहला। दूसरा है डायलिसिस। जब हमारी किडनी ठीक से काम ना करे तब क्या करेंगे? तब इंसान को जरूरत पड़ती है डायलिसिस की। तब अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से निकालने के लिए डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस में क्या होता है? कृत्रिम रूप से वृक्क जो है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। एक मशीन होती है जहां से आपका अशुद्ध रुधिर जाएगा और साफ होकर के उसके जो मशीन है उससे वापस से शरीर में शुद्ध होकर के जाएगा। तो जो काम किडनी करती है, अगर वो किडनी नहीं ढंग से काम कर रही तो फिर मैनुअली इस तरीके से मशीन के थ्रू कराया जाता है। यहाँ पर रक्त पंप, अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, डायलिसिस, अपशिष्ट पदार्थ आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। कब होता है डायलिसिस? तो जब वृक्क पूरी तरीके से काम करना ही बंद कर दे, गंभीर वृक्क रोग हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, प्रतिदिन या सप्ताह में कई बार, रोगी की स्थिति के अकॉर्डिंग, मतलब किसी किसी की बहुत गंभीर समस्या है तो फिर भैया उसका ज़्यादा जल्दी जल्दी होगा, किसी की कम गंभीर समस्या है तो उसका हफ्ते में एक बार होगा, इस तरीके से। फिर बात करते हैं किडनी के ट्रांसप्लांट को लेकर के। तो ट्रांसप्लांट कब होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति मिल गया जो कह रहा है कि भैया हमारी किडनी ले लो, तो अस्वस्थ वृक्क को निकालकर स्वस्थ दाता का वृक्क लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं वृक्क प्रत्यारोपण। यानी ये स्थायी उपचार का एक उत्तम तरीका है। उपयुक्त दाता माता पिता भाई बहन आदि में से कोई होना चाहिए। कृत्रिम वृक्क क्या होता है? आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? तो इसे डायलाइजर भी कहते हैं। ये मशीन रक्त को साफ करके अपशिष्ट पदार्थ अलग करती है और वृक्क का कार्य अस्थायी रूप से जो है ये करती है। पर ये अस्थायी रूप से है, तो फिर समझ जाइए। फिर बात करते हैं विभिन्न जंतुओं के कुछ उत्सर्जी अंग, जैसे चपटे जो कृमि होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ये क्या है? ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग होती है इसमें। एग्जाम्पल के लिए फीता कृमि है, प्लानेरिया है। केचुआ जो है इनमें उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है, इसमें उदाहरण के लिए केचुआ हो गया। कीटों में अगर बात करें तो मेलपीगियन नलिकाएं होती हैं, और इसका एग्जाम्पल है काकरोच हो गया, टिड्डा हो गया। क्योंकि हम उत्सर्जी अंग पढ़ रहे हैं तो फिर जो हम जीवों की दुनिया पढ़ करके आए हैं उसमें भी उत्सर्जन को पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों के प्रकार की बात करते हैं, तो तीन टाइप देखने को मिलेंगे। एक होता है अमोनोटिलिक, एक यूरियोटिलिक, और एक आपका यूरिको। तो इसमें अगर बात करें उत्सर्जी पदार्थ, अमोनिया होता है एग्जाम्पल के लिए मछलियाँ, इसमें यूरिया होता है, इसमें एग्जाम्पल के मनुष्य और स्तनधारी, और यूरिक अम्ल में जो उदाहरण है वो पक्षी और सरीसृप आते हैं। तो यूरिया ही तो मनुष्य श्रावण करते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, तो अमोनिया करती है मछलियाँ, यूरिक एसिड में आपका पक्षी और सरीसृप जो है वो आएंगे। अब यहाँ पर जो उत्सर्जन अंग है इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो ब्लड होता है, ब्लड आपका किडनी में जाएगा, फिर नेफ्रॉन में जाएगा, फिर मूत्र में जाएगा, फिर मूत्र वाहिनी यूरेटर में जाएगा, फिर मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर आपका मूत्र बाहर यूरेथ्रा में जाएगा, और फिर उसके बाद शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये है एक्चुअल में वो फ्लो चार्ट जो कि आपने अभी तक पूरा पढ़ा। तो क्या क्या उसमें किस क्रम में जाता है, ये चार्ट आपको फ्लो चार्ट समझ में अब तक आ गया होगा।
कुछ थोड़ा सा रिवाइज करें तो वृक्क की संख्या 2, प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन लगभग 10 लाख, सामान्य वयस्क मूत्र की जो आपका मात्रा है 1 से 1.8 लीटर प्रतिदिन, सामान्य मूत्र का रंग पीला, सामान्य मूत्र का पीएच 5.5 से 6.5, एडीएच का स्राव पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है वो देखने को मिलता है। तो इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर था, मतलब ये पूरा टॉपिक तो नहीं समाप्त हुआ है, पर अभी ये जो रक्त और परिसंचरण तंत्र है, आज का टॉपिक जो है वो समाप्त हुआ। पर जैसा कि हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं वीडियो को समाप्त करने से पहले, तो ये प्रश्न है जो आपसे पूछ रहे हैं, जिसका आंसर सही गलत जो आपको समझ में आ रहा हो कमेंट में दीजिएगा जरूर। मैंने पहले भी फर्स्ट डे से यही बात कही, जब तक आप सोचेंगे नहीं, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये क्वेश्चन है, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो किस भाग से शरीर में पंप किया जाता है? दाएं नीले से यानी राइट वेंट्रिकल, बाएं नीले से लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां अलिंद से राइट एंट्रियम, या फिर बाएं अलिंद से यानी लेफ्ट एंट्रियम। कौन सा इनमें से सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। ये जो चैप्टर है हमारा रक्त और परिसंचरण तंत्र वाला, ये जो तंत्र चल रहा था वो समाप्त हुआ, पर जो हमारा मेन चैप्टर था ये मानव शरीर और स्वास्थ्य वाला, ये इसका अभी थर्ड पार्ट और रह गया है, जो कि आपको आगे आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा कंकाल तंत्र है, मांसपेशी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, और जो मानव शरीर स्वास्थ्य है ना, इसमें रोग वगैरह भी आते हैं आपके कोर्स में, वो सारी चीज़ें हैं। तो जितनी रह जाएंगे थर्ड पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा, कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। तो अभी के वीडियो में इतने ही रखते हैं, और लाइव टाइमिंग भी बता देते हैं आपको। तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं आप, वो आप डेली दोपहर के 1 बजे देख रहे हैं। तो पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। अभी आपके पास ढेर सारा समय है, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन वगैरह निकल जाएगा तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए साथ साथ में देखते हुए चलिएगा। तो अभी के वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।